नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में और बहुत ही बारीकी के साथ पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बेसिकली ये महामैराथन क्लास होगी जिसमें मैं बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना होता है बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालय में। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल थियरी पढ़ना पड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय में आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल थियरी, पर दीनदयाल उपाध्याय का हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का बचा हुआ है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ वालों को बता दूंगा। बाकी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और इसके अलावा और भी जो विश्वविद्यालय हैं आपके, जैसे मिर्जापुर विश्वविद्यालय का और चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। आप ये हमारी वीडियो देख पा रहे होंगे को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस चैनल पर ये नया चैनल आपके लिए बनाया गया ताकि आप इसको भी देखें। ठीक है, वहां पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि इस चैनल पर आपको एक वीडियो अपलोड की जाए ताकि आप इसको भी देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये शुक्ला एचडी पॉइंट का एक भाग है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दुलार दें और इसको बढ़ाएं आगे। ठीक है, चूंकि विकल्प बहुत जरूरी होता है आज के भौतिकवादी समाज में, तो विकल्प के तौर पर ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ताकि एक में अगर कोई टेक्निकल इशू होती है तो दूसरे पे आपकी वीडियोस अपलोड होती रहे और इस तरीके से आपको एक बैकअप बना करके चलना होता है। तो आप इस सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण, और ये दीर्घ उत्तरीय इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तीव्र गति से चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने कई पेपर सॉल्व करवाए शुक्ला एचडी पॉइंट वाले चैनल पे, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये कोई को करिकुलर मास्टर है, इस पर आपको को करिकुलर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी तो मिलती ही रहेगी। साथ साथ में आपको ऐसे बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीजों को आपको दूंगा, जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस, सही जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सभी का एक वीडियो देने का प्रयास करूंगा। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब मुझे मान लो मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा चेक किया, सब कुछ पूरा बॉडी की जांच हुई सही तरीके से। अब मैं एकदम से कहा कि भाई नॉर्मल हो आप, ठीक है, बस जाओ। थोड़ा सा बताया है कि आराम से थोड़ा कम पढ़ाना, धीरे बोलना, ये सब चीजें बताई गई। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा मुझे रिलीफ मिला है। मतलब मुझे लगता था कि भाई क्या ही हो गया है मुझे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से रिलैक्स मिला मुझे। पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है, तो मैं पूरा इसको चर्चा करूंगा तीव्र गति से, चूंकि ये रिवीजन क्लास होगी आपकी परीक्षा के लिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यहीं से कहीं ना कहीं पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की एक नींव जो होती है, यहीं से प्रजाति मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, क्योंकि उसमें जो चर्बी लगे कारतूस थे उनको मुंह से खोलना पड़ता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। ऐसे में उन्होंने ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की पहली ऐसी घटना थी दोस्तों, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव एकदम से कहीं ना कहीं पे हिला दी थी। ठीक है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, कई कारणों की वजह से ये हुआ। सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प की नीति थी, उससे बहुत ज्यादा जो है शासक या रजवाड़े प्रभावित हुआ करते थे। मतलब जैसे कि जो हड़प की नीति थी, इसके तहत अगर किसी राज्य वंश में कोई उसका उचित उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो वो राज्य जो है हड़प लेता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जैसे मान लेते हैं झांसी, अब आप दत्तक पुत्र भी नहीं ले सकते, यानी कि किसी को आप गोद भी नहीं ले सकते कि आप ले सकते। जैसे राजा का पुत्र अगर नहीं हुआ, वैध पुत्र नहीं है वो, तो उसको राजा नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे तमाम चीजें करके बस हड़पना था इन लोगों को, तो हड़प की नीति वही थी। ठीक है, तो हड़प की नीति के द्वारा क्या किया गया, देशी रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरन विलय किया जाता था। ठीक है, इस चीज के विरोध में बहुत सारे रजवाड़े आए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कारण था धार्मिक कारण, रिलीजियस रीजन। सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने पर मजबूर करना, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हुई। जैसे हिंदुओं के लिए गाय माता होती है, सुअर आप देखते हैं मुसलमान लोग सुअर का मांस नहीं खाते हैं, और गाय के मांस हिंदू लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते खाने के लिए। तो गाय जो है और सुअर, इन सभी का जो मांस होता है, इसका प्रयोग करके चर्बी बनाई, मतलब चर्बी, इन सभी की चर्बी से कारतूस बनते थे, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसकी वजह से सैनिकों ने इसको करने से मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और मंगल पांडे ने मतलब गोली भी दागी थी इसी को लेकर के अंग्रेज अधिकारी को। आर्थिक कारण क्या रहा, इकोनॉमिकल रीजन। अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर भारी लगान थोपना, यानी कि किसान लोग थे उन पर भारी कर थोप दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा,
इसकी वजह से, ठीक है। और भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट करना, यानी जो छोटे उद्योग थे भारत के उनको नष्ट कर दे, ताकि हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ावा मिले। इसके अलावा तत्कालिक कारण जो रहा वो ये रहा कि मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में विद्रोह का बिगुल फूंकना, क्योंकि मंगल पांडे ने पहली गोली मारी थी और यहीं से आप देखते हैं 1857 की क्रांति की शुभारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। इस तरीके से 1857 की क्रांति रही कुछ, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोग जो है नेतृत्व कर रहे थे। झांसी की रानी, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, ऐसे तमाम प्रकार के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों से डट करके सामना किया। लेकिन एक नेतृत्व के अभाव में यह स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण नहीं हो पाया, या यह स्वतंत्रता संग्राम सही तरीके से नहीं चल पाया, ठीक है। क्योंकि एक अगुआ बिना 900 जुलाहा डूब जाते हैं, ठीक है। अगर एक नाव का बढ़िया से जानकार ना हो तो जो व्यापारी है वो नहीं जा पाएंगे कहीं। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का हो जाना। 1885 ईस्वी का समय है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में जो है इसकी स्थापना होती है। अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम नाम का एक ब्रिटिश जो है अधिकारी था, उसने कहीं ना कहीं पे इसकी स्थापना करने का सुझाव दिया था, इसीलिए उसको संस्थापक या उसको जो है उसको संस्थापक माना जा सकता है। पहले इसके अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे WC बनर्जी, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है पूरा नाम। दूसरे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। तो कांग्रेस की स्थापना से क्या होता है कि भाई अब एक जो है संस्था के द्वारा बातों को कहा जाएगा अंग्रेजों के समक्ष, ठीक है। तो अंग्रेज जो है भारतीय जनता की बातों को समझेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद ही बात करे, पर्सनल बात करे, जाकर के कोई चीज कहे, तो वो बात हो सकता है सरकारें ना सुने, लेकिन एक संगठन जब उसी बात को कहता है, एक संस्था उसी बात को कहती है सरकारों से, तो सरकारें उस पर जल्दी तरीके से एक्शन लेती है। क्योंकि क्या होता है कि संस्थाओं में बहुत सारे लोग होते हैं, तो संस्थाओं को लोग समझते हैं, सुनते हैं। तो यही कारण था कि इसकी स्थापना हुई। उसकी वैसे इसकी स्थापना, पहला अधिवेशन इसका पुणे में होने वाला था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। इस वजह से वहां से उसको स्थानांतरित किया गया और बंबई में एक जो है विकल्प के तौर पर संस्कृत महाविद्यालय एक था गोकुलदास, उसी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर की डेट को 1885 को अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। प्रथम अधिवेशन इसका, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने की थी। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कांग्रेस का, कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी कि मित्रता, ताकि जो भारत के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जगहों से विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का, वो सब इकट्ठा होकर के विरोध करें, जिससे हमारी बातें जो है यूनिटी जो है कहते हैं जिसको, वो पावरफुल दिखाई पड़े, यानी कि एकता में शक्ति की बात यहाँ पर दिखता है। राष्ट्रीय एकता, यहाँ पर जाति धर्म और प्रांतीयता के भेदभाव को भुला करके राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा प्रार्थना और याचिका के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक प्रकार से एक संस्था बन चुकी थी कांग्रेस। शुरुआती दौर में संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखना होता था। 1885 से लेकर के बाबू, ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का समय काल जो है, 20 वर्षों का जो इतिहास रहा है ये, इस 20 सालों में आप देखते हैं कि अंग्रेजों के पास बड़ी मैत्री भाव से तरीके से जो कांग्रेस के अधिकारी थे वो बढ़िया तरीके से लिखते थे, चिट्ठी लिख करके, भैया हमारी ये देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, गलती हो रही है, हो रहा, वो दुनिया भर की बात करते थे। तो 20 सालों तक ये नरम दल के नाम से जाना जाता है कांग्रेस का दौर। और 1905 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक का जो समय काल रहा, इसको गर्म दल के नाम से जानते हैं कांग्रेस में। 1916 के बाद से आप देखते हैं महात्मा गांधी का पदार्पण होता है भारतीय राजनीति में, और उन्होंने ही नरम दल और गर्म दल दोनों को मिला करके कांग्रेस के बारे में, मतलब कांग्रेस को एक एकता के सूत्र में बांध दिया, क्योंकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से मशहूर है, गर्म दल के 3 नेता हैं। उन 3 नेताओं ने कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की विभाजन की और कांग्रेस का गर्म दल अलग हो गया। नरम दल अपनी बात को चिट्ठी, संदेश, इनके माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से अपनी बातों को संबंधित तरीके से रखते थे। ये लोग कहते थे कि भाई हमारा ही देश है, हम ही सब कुछ है, तो इसमें हम इनके आगे हाथ क्यों फैलाएं, हम छीन लेंगे तुमसे। तो गर्म दल के नेता वो थे, ठीक है। इसी को उदारवादी कहते हैं 1885 से 1905 के समय काल को, इसको हम कहते हैं उग्रवादी विचारधारा, ठीक है। फिर उसके बाद में गांधी की विचारधारा आती है, जिसको हम समन्वयवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। तीसरा,
तीसरा प्रश्न आप देखते हैं, बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को समझाइए। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। पश्चिम बंगाल जो आज का बंगाल है, पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वो, ठीक है। अंग्रेजों ने सोचा कि भाई बंगाल जो था उस समय विरोध के मामले में, जानकार के मामले में सबसे अग्रणी हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि वहीं पर तो उन्होंने सोचा कि बंगाल को, अगर हमको बंगाल पर शासन करना है तो बंगाल की जनता को हमको दबाना पड़ेगा। इसके लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग बांट दिया, ठीक है। और इसी का विरोध खूब ज्यादा शुरू हुआ, बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ 1905 में। और आप देखते हैं यहीं से कहीं ना कहीं पे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का पदार्पण हुआ, प्रादुर्भाव सामने आया। लॉर्ड कर्जन नाम का एक ब्रिटिश जो था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वायसराय, मतलब कि क्या नाम था, ये क्या नाम होता है इसको, वायसराय तो बाद में बनते हैं, वायसराय मान लीजिए, वायसराय। 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया इसने। और जब बंगाल का विभाजन किया बेटा, बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का काम किया गया हिंदू मुसलमान के हिसाब से, तो इसका विरोध हुआ। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो चुका था। अंग्रेजों का बहिष्कार या अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी कॉलेजों का बहिष्कार, सबका बहिष्कार शुरू हो चुका था। स्वदेशी का अपनाओ, विदेशी भगाओ, ऐसे नारे तमाम प्रकार के लगने लगे। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी यानी अपने देश की वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नारे बहुत सारे चले। स्वदेशी पर जोर दिया गया। भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्वदेशी वस्तुओं, खास करके खादी के जो वस्त्र है उनके उपयोग की शपथ ली, ठीक है। अभी गांधी जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ भारतीय राजनीति में। सांस्कृतिक एकता, रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध करके एकता प्रदर्शित करी, हिंदू मुसलमान सब मिलकर के, ठीक है। परिणाम ये हुआ इसका कि इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस में स्वराज की भूमिका या स्वराज की भूख जो है जगा दी कि हमारा देश है और यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही विद्वान आदमी थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जनता को लगा कि भाई भारत जो है अपना एक देश है, यहाँ हम जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब आपस में है, मतलब ये हिंदू मुसलमान ये सब है, लेकिन यहाँ से जो हमारे जो ईसाइयत है या जो हमारे बाहर से आए लोग, अंग्रेज लोग हैं, गोरे लोग हैं, इनको यहाँ से हमको भगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, असहयोग आंदोलन 1920-22 के स्वरूप और इसकी समाप्ति पर प्रकाश डालिए। अब आता है जब लाल बाल गरम दल समाप्त होता है, गांधी जी का पदार्पण होता है, उसके बाद में एक सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 22 तक चलता है, असहयोग आंदोलन। आ माने होता है सही नहीं, सहयोग माने सहयोग, यानी अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सहयोग हम कब कर चुके थे, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1914 से 1918 तक 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। उसमें जो है भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि इसी आधार पर बुलाया गया था कि हम आपको जो है क्या नाम है, आपको कुछ स्वतंत्रता देंगे, मतलब आधी स्वतंत्रता दे देंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा। तो गांधी वगैरह ने सभी लोगों ने भेज दिया कि हाँ भाई जाओ, आप जो है हमारे सैनिकों का उपयोग कर सकते हैं। प्रथम विश्व में भारतीय सैनिकों ने खूब डट करके सामना किया और अंग्रेजों को विजय दिलवाई। लेकिन अंग्रेज लोग अब जो है भारतीय लोगों की बातों को नहीं सुनते थे। ऐसे में 1918 में जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद से जब अंग्रेजों ने भारतीय की बातों को सुनना बंद कर दिया, तो 1920 ईस्वी या 1922 ईस्वी तक जो आंदोलन चला उसको असहयोग आंदोलन इसलिए कहते हैं, क्योंकि अब अंग्रेजों का हम सहयोग किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, इसी को उद्देश्य बना करके यह आंदोलन शुरू किया गया। उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन जन आंदोलन था। कार्यक्रम इसका यह था कि सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और आंदोलनों का पूर्ण बहिष्कार हुआ। इसमें सरकारी उपाधियां जो जो मिली थी लोगों को, सभी लोगों ने उपाधियां त्याग दी। सरकारी स्कूलों में लोग अपना नाम कटवाने लगे, कॉलेजों और अदालतों का पूरा बहिष्कार, सरकारी जो भी था अंग्रेजों का सब कुछ बहिष्कार किया जाना शुरू हो चुका था। स्वदेशी जो था उसका प्रयोग हो रहा था, खादी का प्रचार, चरखे के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा था। चौरी चौरा का कांड इसी समय हो चुका था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हिंसक घटना के कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ये आंदोलन बहुत ही अच्छा चल रहा था, आंदोलन का पॉजिटिव प्रभाव यानी कि सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 की डेट को गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला पड़ता है, उसी गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का एक स्थान है, वहीं पर एक थाना हुआ करता था। उसी थाने में कुछ सिपाही थे और भीषण आंदोलन चल रहा था इसका, ये भारतीयों का। ऐसे में क्या हुआ कि
पुलिस ने भीड़ को रोकने का काम किया, रोकने का प्रयास किया, ऐसे में भीड़ आग बबूली हो गई और भीड़ ने पुलिस को मतलब खेदा एकदम से, मतलब तो पुलिस लोग भाग करके जाकर के कहाँ पर छिप जाते हैं, थाने में जाकर के वो एकदम से छिप जाते हैं पुलिस स्टेशन में। अब जो है जनता एकदम से बेकाबू हो चुकी थी, जनता के अंदर एकदम से आजादी की होड़ थी, चूंकि जनता को बहुत सारे जनता परेशान थी इन लोगों से, चूंकि बहुत बार जनता को मार दिया जाता था, गोली चला दी थी। ऐसे में जनता ने आग लगा दी पूरे पुलिस स्टेशन को, चौरी चौरा का स्टेशन जल करके खाक हो गया, सारे सिपाही जो उसमें थे वो सब जल करके भस्म हो गए। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं गांधी जी को इस घटना से थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी हुआ करते थे, अहिंसा परमो धर्मा की बात करते थे। लेकिन यही गांधी जी 1942 में कहेंगे अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो ठीक ठाक मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए और पहले आधी बात ही कहते थे कि भाई अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन जब गांधी जी को पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो गांधी जी ने कहा कि आंदोलन वापस ले लो। और गांधी जी का ठीक ही मानना था, अगर उस समय आंदोलन वापस ना लिया होता तो शायद इसके गोरखपुर वाले कांड के बाद में बहुत सारे नेता, बहुत सारे जो जनता थी उनको उन पर झूठा मुकदमा लिखाया जाता, उनके लिए तमाम प्रकार के केस उन पर लगता, कई लोगों को फांसी दी जाती, तमाम प्रकार की चीजें हो सकती थी। ऐसे में आंदोलन और ज्यादा शिथिल पड़ जाता। इसीलिए गांधी जी ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए आंदोलन को पीछे खींच लिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे क्या हुआ कि कुछ दिन बाद अभी रिलैक्स करेंगे, जब ये फिर भूल जाएंगे अंग्रेज लोग, फिर से आंदोलन करेंगे। ये था बुद्धि दिमाग गांधी का। ठीक है, तो इस तरीके से संदेश ये था कि गांधी जी ने सिद्ध किया कि बिना अनुशासन और अहिंसा के आजादी का आंदोलन सफल नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं तो उनके पास ज्यादा चीजें हैं, वो हमको कभी भी डिफीट कर सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, ये सब चीजें आपके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करना है हमारे से जुड़ सकते हैं। 9984 039 139 पर एसएमएस करेंगे तो कई विश्वविद्यालय का पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ की ही फीस लगती है, बात ध्यान रखें। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे पहले से वीडियो लेक्चर जो पढ़े हुए उनको भी देख लीजिएगा। 3 मॉडल पेपर आपके पढ़े हुए हैं पहले से शुक्ला स्टडी पॉइंट वाले चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपकी ये पहला वीडियो होगा तो इसको भी देख लीजिएगा। बस आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, यही देख करके जाइए और आराम से आपका काम हो जाएगा। जिनको भी कोर्स में जोड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है, वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस तरह लेकर के एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने। 100 रुपये फीस में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट यानी कि मेजर, माइनर, को करिकुलर, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी 100 रुपए में। लेकिन अगर जो बच्चा चाहता है गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं और सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी हमको, सेकंड सेमेस्टर की जो 6 महीने तक का आपका कोर्स है उसमें जुड़ना भी चाहते हैं, तो ये कोर्स का ही फीस अभी भी 100 रुपए है। अगर केवल सेकंड सेमेस्टर का कोर्स आप लेंगे तो भी आपकी फीस कितनी पड़ेगी? 100 रुपए। इसमें आपका वीडियो, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट का पेपर अभी नहीं हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एक साथ लेगा, उसके लिए अभी नववर्ष का, मकर संक्रांति का सबका ऑफर आपका चल रहा है। यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का मात्र 150 रुपए फीस में आपका फर्स्ट का नोट्स भी मिल जाएगा, सबका वीडियो मिल जाएगा और सभी का आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट, हल, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएगा। और 150 में आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर का 6 महीना भी इसी में जुड़ा रहेगा और फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी मिल जाएगा। ये 150 वाला, तो मेरे हिसाब से 150 वाला आप सभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि ऑफर में है और बड़ा कम फीस में आपके लिए सब कुछ व्यवस्था मिलती है। एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदते हैं, कम से कम आपकी कितने की पड़ती है? 60 रुपए की। आप 4 से 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, कम से कम आपका 300-400 रुपए खत्म हो जाएंगे। ऐसे में केवल 150 रुपए में, और आप 2 सेमेस्टर का खरीदेंगे तो कम से कम आपका 600-700 रुपए लगेंगे। तो आप 150 में केवल दोनों सेमेस्टर का फर्स्ट एंड सेकंड का प्राप्त कर पाएंगे। पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको प्राप्त करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फूड न्यूट्रिशन का अगर आपका पेपर है या आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का है, तो सभी के लिए भी पूरी व्यवस्था आपके लिए है। यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो चाहे फूड न्यूट्रिशन हो, 4-4-5-5 प्रैक्टिस सेट, इन सभी के ऑब्जेक्टिव वाले भी मिल जाएंगे। तो कहीं पर भटकना नहीं है आपको। परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखिए, तो सब कुछ आपको मिल जाना है। ये बात आप ध्यान, तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, एमजे बरेली रोहेलखंड, मासा कुंभारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों के लिए आपके लिए वैध सिलेबस है। सीसीएससी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसका ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ये आपका चल रहा है भैया क्या रिवीजन क्लास। 5वां प्रश्न आप देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का क्या महत्व है बताएं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने का आह्वान किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। उसी टैक्स, तो नमक जो बनाएगा वो भी टैक्स देगा, तो उस पर गांधी जी ने इसका विरोध किया जाकर के। दांडी यात्रा निकाली। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करी और दांडी पहुंच करके उन्होंने नमक बनाया और कानून को उल्लंघन किया। इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं। 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बना करके सरकारी कानून को तोड़ा गांधी जी ने। व्यापकता इसमें रही कि इस आंदोलन में महिलाओं ने, छात्रों ने, व्यापारियों ने बड़े स्तर पर भाग लिया। परिणाम यह निकला कि इसने ब्रिटिश सत्ता के नैतिक अधिकारों को पूरी तरह चुनौती दी थी। यानी आप देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश सत्ता हिल चुकी थी, चूंकि नैतिक अधिकार को पूरी तरह से चुनौती मिल चुकी थी। नमक बना करके गांधी जी ने तोड़ा और गांधी जी ने यहाँ पर 78 लोगों के साथ चले थे, लेकिन जब गांधी जी पीछे मुड़कर के बाद में देखते तो जन सैलाब उनके पीछे चल रहा होता है। 78 और एक 79 लोग मिलकर के चले थे, यात्रा करनी शुरू किए थे साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए। लेकिन जब दांडी पहुंचते तो पूरा कारवां उनके पीछे लग जाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो थे गांधी जी। बिना सोशल मीडिया के इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग उस समय गांधी जी की थी। हम नहीं समझ पाते आजकल के बच्चों को, क्या फैन इतना, ये हम उनके फैन है, उनसे फोटो खिंचवाना है, बिना मतलब के भागे दौड़े रहते हैं, कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति कहीं पर आजकल तो फैशन बन चुका, कोई मंदिर कोई व्यक्ति आता तो सेल्फी लेकर के उसको डालता कि भाई फलाने जगह गए थे हम। कोई यहाँ पर कोई जा रहा कि भाई किसी से मिल गया, कोई नेता से, फलाने जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे भैया कौनो सौभाग्य नहीं, तुम्हें का दे दिन तुम मिल लियो, तार समय नष्ट भाव से मिले दौड़ा रहे हो भीड़ी माँ कचेरी गयो दवाई गयो, तो सेल्फ रिस्पेक्टो नहीं रहेगी कोनो। अगर हमसे क्यों कहा है कि भैया क्यों आवा है, कोनो हीरो आवा है, अजय देवगन आए है, जाओ देख लियो, हम तो अपने घर से निकली ना कहूँ कि हाँ अजय देवगन का देख मारा। हमार कोनो काम हुए तो हम जाब, ना काम हुए ना जाब। अजय देवगन नहीं चाहे अमिताभ बच्चन जी आवे तो उन्हें देखे ना जाब कि हाँ आवत हैं, देखिए फैन उनके हन, ये फैन फैनी नहीं बने केहू के। आराम से अपना पढ़ो लिखो, आप अगर होंगे उस लायक आपको सब कुछ मिलेगा। अब फोटो खिंचवाने से वो भी परेशान, जिनके पास आप जाते फैन बन करके उनका कि हाँ हम तुम्हें बहुत मानी थे, ये करी थे वो करी थे, उन्होंने लगे टाइम नहीं रहा कि हाँ कितना जन से फोटो खिंचवाई है, कितना जन के पकड़ के सेल्फी ले हैं, क्या जन के ऑटोग्राफ दे हैं, वह लिखिए झूठे फैन फॉलोइंग बनाए घूमत हो, कौन मतलब नहीं है। अगर आप जो है अच्छे तरीके से रहेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप उतनी देर में पढ़ लीजिए और उसी भीड़ भाड़ में दौड़ते रहे, कहीं चपेट में आ गए, कहीं हाथ गोड़ टूट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं क्या हो गया। तो ऐसे विराट कोहली जी जब उनका जीते थे तब इतने ज्यादा फैन गए थे, भीड़ लग गई थी, एक आध दो लोग मर गए थे उसमें। आप देखो इतना ज्यादा ना चले जाओ, बाद में जाकर के देख लेना, जब भीड़ कम हो जाए या इधर उधर पर्सनली जाकर के इधर उधर से मिलो कहीं से, वो अलग बात है। लेकिन अब आप फैन बना रहे हो, ये जुलूस ऐसा वैसे इतना ज्यादा, आजकल तो सोशल मीडिया ने पूरा तबाही मचा रखा है। ये रोड जाम हो गया, वो रोड जाम हो गया, इनके चक्कर में वो सब दुनिया भर का टीम जाम। हालांकि इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के महत्व की विवेचना कीजिए। 1942 में जो आंदोलन चला भारत छोड़ो आंदोलन, इससे पहले इतना प्रबल आंदोलन आज तक नहीं हुआ था। गांधी जी और उनके सहयोगियों ने मिलकर के आंदोलन जब शुरू किया, यह आंदोलन इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवच। यानी अब आप जो मन हो करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। गांधी जी ने ओपन चैलेंज दे दिया सभी जनता को कि भाई जाओ। अब अगस्त में ये क्रांति शुरू हुई थी, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया कि अब भारत छोड़ो, बहुत हो गया तुम्हारा। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। यहाँ पर गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया, जिसने युवाओं में नया जोश पैदा कर दिया। गांधी ऐसा अहिंसा का पुजारी अब हमको छूट दे रहा है, जाओ। तो जो जनता थी एकदम से वो जनता एकदम से अच्छे तरीके से आगे थी साहब। नेतृत्व विहीन क्रांति थी। शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी तुरंत हो चुकी थी, क्योंकि इसमें अगर ये आंदोलन 1942 का चलता रहता और नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई होती, यह आंदोलन से ही जनता मतलब 1943 तक जो है अंग्रेजों को भगा होगा करके तब मानती है भारतीय जनता। लेकिन क्या था कि जो बड़े बड़े नेता थे उन सभी को अंदर कर दिया गया। अब अकेली भीड़ जो होती है, भीड़ बेकार हो जाती है। आंदोलन भीड़ तंत्र कब बन जाता है, जब उसका शीर्ष लीडर जो है सही तरीके से काम नहीं कर होता ही नहीं है। तो उसमें बड़े बड़े नेताओं को बंद कर दिया गया, तो कोई जनता को चलाने वाला या भीड़ को नियंत्रित करने वाला नहीं बचा। शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी जनता ने स्वयं इस आंदोलन को जारी रखा, लेकिन जब नेता नहीं रहता तो थोड़ा सा
कहीं ना कहीं पे डिफीट हो जाता है। दमन और प्रतिरोध, सरकार ने भारी दमन किया इस आंदोलन का, लेकिन रेलवे स्टेशनों और डाकघरों पर भारतीयों ने कब्जा कर लिया। रेलवे स्टेशन, डाकघर, इन सभी पर भारतीय लोगों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज सैनिकों को मार भगाया यहाँ से। निष्कर्ष यह निकला अगस्त क्रांति का कि यह आजादी की अंतिम लड़ाई थी, जिसने यह तय कर दिया था कि अब अंग्रेज भारत पर राज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भारत संविधान की आत्मा कही जाती है इसको। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया तो पूरे के पूरे भारतीय संविधान का एक दर्पण सा देख लिया आपने, एक खाका, एक सरल अल्टीम आपने देख लिया कि भाई हाँ यही यही चीज है। हम भारत के लोग से शुरू होती है, ठीक है, और एतद द्वारा आत्मसमर्पित करते हैं, समाप्त होती है भारतीय प्रस्तावना। विद द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सभी प्रकार के न्याय की, अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता की बात करी गई है, सब कुछ बताया गया है। शक्ति का स्रोत, प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता होती है। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता से ही भारत की सरकार को शक्ति मिलती है। दूसरी बात है आदर्श और लक्ष्य, यह न्याय यानी सामाजिक न्याय देता है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक, तीनों प्रकार के न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों को दर्शाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संशोधन की बात की तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान जो है इसमें संशोधन भी किया गया था, जबकि प्रियम्बल में मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, इसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता। इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। 1942 में पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, और अखंडता शब्द को यानी कि अखंडता शब्द, इंटीग्रिटी, पंथ यानी कि सॉवर्निटी, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट, और आपका धर्म निरपेक्षता शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्दों को जोड़ा गया था 1942 में, ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। उपयोगिता इसकी ये है कि जब भी संविधान की व्याख्या में कोई स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती तो न्यायपालिका प्रस्तावना का सहारा लेती है, और प्रस्तावना जो होती है वो संविधान का एक मूल ढांचा होती है, ठीक है। मूल ढांचा वैसे क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हाँ संविधान की प्रस्तावना अधिकतर जगहों पर मूल ढांचा दिखाई जाती है। मौलिक अधिकारों और उनके संरक्षण की व्याख्या कीजिए। देखिए संविधान के भाग 3 की बात की है तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार है। नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिटीजन्स के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए ताकि ये जनता को मिले हुए हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार जो है बेटा पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है, मात्र 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न रह करके कानूनी अधिकार बन चुका है। देखिए पहली बात, अधिकारों का प्रकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहली बात आप देखते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 स्वतंत्रता के अनुसार, 23-24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आपको मिलेगा, ठीक है, 29-30 में जाकर के, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा तो उसके लिए अनुच्छेद 32 उसको उसका अधिकार दिलवाता है। सुरक्षा चक्र, ये अधिकार राज्य की निरंकुशता के खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचार की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, इस अधिकारों का रक्षा करता है ताकि सरकार जो है इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती जनता में। अगर जनता को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो जनता जो है सरकार के खिलाफ जो है केस कर सकती है, ठीक है। जैसे गोलकनाथ बनाम स्टेट, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम स्टेट, ऐसे तमाम केस आप देखते होंगे, ये संपत्ति के अधिकार और इन सभी के अधिकारों के तहत थे, ठीक है। महत्व लिखेंगे, मौलिक अधिकारों के बिना एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करना दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। यानी कि लोकतंत्र अगर स्थापित करना है तो मौलिक अधिकारों का होना परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, इसको जो है भाग 4 के 36 से 51 अनुच्छेद में रखा गया है। ये मौलिक अधिकारों की तरह ही होते हैं,
लेकिन ये जनता इसके लिए सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकती है। यानी सरकार का अगर मन कहेगा तो सरकार इनको लागू करेगी जनता के कल्याण के लिए, सरकार का नहीं मन करेगा तो नहीं लागू करेगी। एक सांचा, एक खाका होता है सरकार के समक्ष कि जनता का कल्याण इस तरीके से किया जा सकता है, और सरकार चाहती है तो ऐसे जनता कल्याण करती है, सरकारें नहीं चाहेंगी तो वो नहीं करेंगी। उसके लिए जनता प्रेशर नहीं बना सकती या न्यायालय नहीं जा सकती है। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 के में नीति तत्वों का उल्लेख है जो आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, देखिए भाई, देखिए मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया 12 से, ठीक है, जो आपका 12 से 35 तक आपका है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक कर्तव्यों को रसिया के संविधान से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ऐसे ही आपका तमाम और चीजें हैं जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा गया और पढ़ने के बाद में फिर उसको अच्छे तरीके से लिखा गया। ठीक है, विभिन्न देशों से हमने अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण किया अपने संविधान में, इसीलिए भारतीय संविधान को कभी कभी उधारों का गुलदस्ता भी कहते हैं। कल्याणकारी राज्य, इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी यानी पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाना होता है। मौलिक जो मतलब ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये जनता के कल्याण के लिए, देश को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमेशा काम करते हैं। आर्थिक न्याय की बात करते हैं, ये तत्व सरकार को गरीबी दूर करने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने और संसाधनों के समान वितरण का निर्देश देते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, ये सब है। ठीक है, गैर न्यायोचित, इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, लेकिन ये शासन के आधार होते हैं, शासन इन्हीं आधार पर आगे बढ़ता है। उदाहरण के रूप में जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन और पर्यावरण की रक्षा इसके प्रमुख हिस्से होते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सब चीजें राज्य करती रहती है, देश करता रहता, सरकारें करती रहती है और समय समय पर इसको करती है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां क्या क्या है। देखिए भारतीय राष्ट्रपति की बात की है, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बढ़िया तरीके से बताया गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। नियुक्ति शक्ति की बात की है तो राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करना हो, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करना हो, चुनाव के जो आयुक्त होते हैं, चुनाव आयोग के जो मुख्य होते हैं उनकी नियुक्ति करना हुआ, प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाना हुआ, ठीक है, राज्यपाल को शपथ दिलवाना हुआ, राज्यपाल की नियुक्ति करना हुआ, सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई संविधान में संशोधन करना हो तो नहीं होता है, ना ही कोई कानून पास होता है बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के। राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, ये बात ध्यान, संसद के बेसिकली 2 अंग है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन तीसरा जो अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसमें भाग नहीं लेता लेकिन उसका मुखिया होता है। कोई भी विधेयक जो है तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी इस समय राष्ट्रपति हैं। सैन्य शक्ति, वह तीनों सेनाओं यानी जल, थल और नभ, जल, थल और आपका नभ माने आसमान, ठीक है, उसका सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, थल, स्थल और वायुसेना सभी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आपातकालीन शक्तियां भी इसके पास निहित होती है राष्ट्रपति के पास, जैसे अनुच्छेद 352, 356 और 360। 360 में वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जैसी चीजें राष्ट्रपति के हाथों में है। यानी जब भी ऐसा सिचुएशन आती है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या आपका क्या नाम है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो वहां पर राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका आ जाती है। वीटो शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। संसद के द्वारा पारित किसी भी बिल और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। अब राष्ट्रपति के पास मान लेते संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से, कोई रिट मतलब कि कोई जो है कानून पास हो रहा है और राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको उठा करके पास हो गया। अब राष्ट्रपति इस पास हुए बिल को ऐसे उठा करके बढ़िया से मोड़ करके, ठीक है, ऐसे उठा करके अपने जेब में डाल ले, कहीं उसका नहीं मन है पास करने का भी, वो जेब में डाल लेता है अपने, ठीक है, जेब में डालने के बाद फिर आराम से आराम करता है। वही चीज क्या होता है, जेब में वो डाल दिया, वहां पर क्या हो जाएगा वो, अब उसके बाद में कुल मिलाकर के आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि वो वीटो पावर का उपयोग है, वो भी जेबी वीटो इसको कहते हैं। ऐसे तमाम वीटो होता है, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं होता कोई कानून पास। लेकिन भारत में क्या है, राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं भी करता है
तो उसको सिग्नेचर करना भी पड़ेगा, यानी कि मान्य हो जाएगा बाद में। ठीक है, सो बस एक औपचारिक तरीके से राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कि भारतीय संविधान की विश्व विशेषताओं की बात की तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इससे बड़ा कोई लिखित संविधान नहीं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें आप देखते हैं 395 अनुच्छेद जब बना था तब थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी उस समय और 22 भाग थे। आजकल भाग 25 लगभग में हो चुके हैं, अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं, संविधान 450 से अधिक हो चुके हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दें, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संशोधन भी बहुत बार हो चुका है भारतीय संविधान में। लिखित और विस्तृत, इसमें वर्तमान में 448 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, इसमें संशोधन करना ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत कठिन काम है। ठीक है, यानी संशोधन, यानी एक संविधान जो है अपने भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। यानी किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर तो हमको कानून बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कानून जल्दी पास नहीं होता, जैसे जीएसटी वगैरह। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कानून है जो आप नॉर्मली पास कर सकते हैं। तो ये कठोर भी है देखने में और लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि इसमें संशोधन भी जल्दी हो जाता है और किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर संशोधन करना बहुत कठिन काम हो जाता है। विशेषता, अगली विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की है। ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। वैसे भारतीय संविधान की अगर बात की तो जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था वही से सब कुछ आपको भारतीय संविधान में मिल जाता है। कम से कम 100 से अधिक अनुच्छेदों को या तो हूबहू शामिल कर लिया गया है जो ब्रिटेन के लोगों ने कानून बनाया था वहां से, या फिर उसमें कुछ संशोधन करके शामिल किया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, जहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल जितने होते हैं, मंत्रिपरिषद में जितने लोग होते हैं वो सब कार्यपालिका के अंदर होते हैं। यानी कानून को लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होता है, कानून बनाने का काम है विधायिका का। विधायिका को संसद कहते हैं, कानून विधायिका बनाती है, लागू कौन करवाती, कार्यपालिका। कार्यपालिका में जैसे मंत्रिमंडल के सारे लोग आ जाते हैं, सरकारी कर्मचारी वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका जो होती है, जो काम करती है, संसद में जाकर के उसका बखान मतलब बताना होता है कि भाई हमने ये काम किया। यानी विधायिका के लोग यानी संसद के लोग जो है पूछ सकते हैं। यानी संसद जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, कार्यपालिका को। क्लियर। अगला, धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य यानी देश सभी धर्मों का समान जो है सम्मान करेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरुजी। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, गुरुजी राज्य आप क्यों लिखते हैं, राज्य के बारे में क्यों बताते हैं। राज्य माने स्टेट होता है, राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आपका राज्य। वहां पर जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो वहां पर राज्य का मतलब देश से होता है, बात ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का प्रयोग अगर आपको मिलता है संविधान की पुस्तक में या कहीं पर भी राज्य का प्रयोग, तो उस राज्य का मतलब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से नहीं, बल्कि उस राज्य का मतलब होता है स्टेट, मतलब वहां पर कंट्री से हो जाता है, यानी कि वहां पर देश का मतलब होता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को सम्मान देगा। एकल नागरिकता का प्रावधान भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। पूरे देश के लिए केवल एक ही नागरिकता यानी भारतीय प्रावधान है, यानी आप भारतीय नागरिक होंगे। एक ही आधार कार्ड बनता है आपका देश का। आपका ये नहीं बनता कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, आप नागरिक केवल और केवल भारत के हैं। जबकि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी वहां पर ऐसे आप कैलिफोर्निया एक राज्य है वहां का, यानी कि एक स्टेट है, और अमेरिका एक देश पूरा हो गया। अब अमेरिका की अलग नागरिकता होती है और कैलिफोर्निया की अलग नागरिकता होती है, यानी कि दोनों की नागरिकता वहां पर जरूरी है। यानी वहां पर कौन सा है भाई, दोहरी नागरिकता। अपने यहाँ पर एकहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन आपका, मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से आप क्या समझते हैं, बताएं। देखिए, मौलिक कर्तव्य वे नैतिक उत्तरदायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के प्रति निभाने चाहिए। यानी ये आपको बाद में शामिल किए गए, रसिया के संविधान से इसको लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, बात ध्यान रखिएगा। संविधान में इनको स्थान दिया गया 42वें संविधान संशोधन में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा सिफारिश पर अनुच्छेद 51 के का में इसको जोड़ा गया था। संविधान में जब कोई संशोधन होता है तो उसमें जो जुड़ाव होता है, अनुच्छेद जो जुड़ते हैं, जैसे 51 अनुच्छेद पहले था, ठीक है, लेकिन उसमें का एक भाग जोड़ दिया गया, भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 के का में अनुच्छेद 51, 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन उसी में जैसे आपको मौलिक अधिकार कुछ दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, जैसे आपके पिताजी अगर आपको कुछ अधिकार देंगे तो कुछ आपसे काम भी करवाएंगे। ऐसे ही जनता से कुछ सरकार चाहती कि जनता ये काम करे।
जनता से चाहते कि जनता जो है वो धर्म का पालन, मतलब कि अपने देश का सम्मान करे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगीतों का सम्मान करे, ठीक है, राष्ट्रगीत का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, ये सब चीजें जनता को करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से आपका मौलिक कर्तव्य है, जो जनता का कर्तव्य है कि वो करे, खुद से करे। सरकार इसके लिए आप पर दबाव नहीं बनाती है, आपका मन है तो करे, नहीं मन है तो ना करे, ठीक है। लेकिन हर एक अगर भारत के नागरिक हैं आप, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप मौलिक अधिकारों का पालन करें, ठीक है। संख्या वर्तमान में इसकी 11 है, पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन 86वां संविधान हुआ, 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? 2002 में 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। उसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल हुआ? उसमें शामिल हुआ कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को नजदीकी प्राइमरी पाठशाला में भेजेंगे, ताकि सब शिक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए, जागरूकता के लिए, कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं। इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि इनका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जगाना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ताकि इसे सरकार ने कोई काम करवा दिया, जनता उसको नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये सब प्रमुख कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य, जिसको जनता को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, राज्यसभा की संरचना और उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए, राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। संरचना की अगर बात की तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति कला से, कुछ साहित्य से, कुछ मनोरंजन के क्षेत्र से राज्यसभा में शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रपति उनका मनोनयन करता है, जैसे कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद हैं। उनको चुना गया है, चुना नहीं गया है, उनको निर्वाचित नहीं किया गया है, उनको मनोनीत किया गया है। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति उनको चुन लेता है कि भाई खेल में सबसे अच्छा काम किया, इनको संविधान सभा में उनको शामिल कर लो राज्यसभा में, ठीक है। तो 12 लोगों को ऐसे राष्ट्रपति छांटता है अलग अलग जगहों से, कला, साहित्य, विज्ञान, इन सभी स्थानों से। कार्यकाल की बात की है तो कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा के सांसद होते हैं, जैसे अभी ब्रिजभूषण शरद सिंह हमारे इधर के ही हैं, उन्होंने कथा करवाई थी। तो ब्रिजभूषण शरद सिंह कौन है? ये लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। अब उनके पुत्र हैं, इस समय वो नहीं है कुछ भी सांसद वगैरह, लेकिन पहले उनके मतलब उनके पुत्र हैं, करण भूषण है, ठीक है। अब तो वो लोकसभा के सांसद हैं, उनको जनता ने चुना है। लेकिन सचिन तेंदुलकर को या सुधांशु त्रिवेदी जी को, ये सब राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। तो लोकसभा का सांसदों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। यानी 5 साल के बाद में लोकसभा भंग हो जाती है, इसीलिए उसको द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और उसको हम उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा जो होती है, इसमें बेसिकली 6 साल का कार्यकाल होता है, प्रत्येक सांसद 6 साल तक अपने पद पर रहता है। प्रत्येक 2 साल पर छटनी होती है और 2 साल पर एक तिहाई सदस्य को सेवानिवृत्त, यानी कि उनको छुट्टी दे दी जाती है, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जिनको छांट दिया जाता है। प्रत्येक 2 साल पर छटनी होती है। इनके पास शक्तियां क्या है? राज्यसभा के पास अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे अनुच्छेद 312 के सृजन की विशेष शक्ति प्राप्त है, ठीक है। उदाहरण के रूप में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति बेटा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है केवल उपराष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि ये राज्यसभा का सदस्य भी होता है, अध्यक्ष होता है। 14 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि कोई कानून संसद ने बनाया, वह कानून संविधान के दायरे में है अथवा नहीं है, इसकी जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, ठीक है। उत्तर लिखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। पुनर माने दोबारा से, अवलोकन माने देखना। सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका, यानी कि संसद, लोकसभा राज्यसभा में जो कानून पास हुआ, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया है, अगर जनता उसका विरोध करती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, तो वो दोबारा से उसको जांच करने के लिए उस कानून को पढ़ सकती है, बढ़ा सकती है, उसको निरस्त भी कर सकती है। कानूनों की समीक्षा करता है। महत्व इसका है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ या उल्लंघन करता है, न्यायपालिका या न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है, उसको नेगलेक्ट कर सकता है।
इसका आधार यह है कि यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि संविधान के खिलाफ कोई भी कानून मान्य नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको निगलेक्ट कर देगी। उदाहरण के रूप में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये अंतिम रक्षक होता है किसका? संविधान का। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। साइमन कमीशन 1928 का भारत में विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इस कमीशन में कुल मिलाकर के 7 सदस्य शामिल थे साइमन कमीशन में, और 7 के 7 जो थे वो केवल गोरे ही थे, यानी कि वो ब्रिटेन के ही नागरिक थे, ब्रिटेन के ही लोग थे। उसमें एक भी भारतीय को स्थान नहीं मिला साइमन कमीशन में। और भारत के लिए कानून बनाना था इनको, क्योंकि भाई भारत के लिए आपको कानून बनाना है, भारत के एक भी लोग आपने शामिल नहीं किए हैं, तो ऐसे में दिक्कत तो होगी ही। और इसी दिक्कत को लेकर के भारतीयकरण में असंतोष उत्पन्न हुआ और भारतीय लोगों ने इसका खुल करके जम करके बहुत ही धाकड़ अंदाज में इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया। और ये विरोध जायज भी था, कहीं ना कहीं जायज इसलिए था क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। नारा इसका चला, भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा, क्योंकि इसमें गोरे लोग केवल शामिल थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा। और साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे चलने लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारे। इसका विरोध हुआ, खूब जम करके विरोध हुआ साइमन कमीशन का। परिणाम यह निकला इसका कि इसी विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय नाम के एक विद्वान है, लाल बालपाल, उग्रवाद के नेता लाला लाजपत राय, इनकी लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इसी का विरोध लोगों में बहुत ज्यादा था। उदाहरण के रूप में इस घटना ने भारतीय क्रांतिकारियों यानी भगत सिंह को और अधिक उग्र कर दिया, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे तमाम नेता जो है यहाँ से और ज्यादा तीव्र गति से अंग्रेजों का विरोध करने लगे। भारत में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के प्रमुख कार्यों को लिखिए। इलेक्शन कमीशन, देखिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो देश स्तर पर लोकसभा का चुनाव हो, सभी का चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग जो होता है उस समय पावरफुल होता है, आचार संहिता लगाता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव कैसे होना है, चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, क्या अहर्ताएं होती है, सब कुछ चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है। तो ये अनुच्छेद 324 के तहत जो है सारी चीजें करता है। 324 में कहा गया है भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा। मतदाता सूची तैयार कराना काम होता है, जैसे SIR का फॉर्म जो भरना था, भी आया था, वो सब इसी के तहत था। चुनाव से पहले योग्य मतदाताओं की सूची बनाना, चुनाव में वोट डालने का अधिकार किसको किसको है उसको चूज करना, ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। चुनाव संचालन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडलों की चुनाव की तिथियां घोषित करना, कब चुनाव कराना है, कितने समय में चुनाव होगा, कितनी सिक्योरिटी क्या होगी, सब ये किसके पास होती है उस समय पावर? चुनाव आयोग के पास होती है। आचार संहिता भी लागू करते हैं चुनाव से पहले। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की जाती है, ताकि वो तमाम चीजें, जैसे बहुत सारे लोग होल्डर पोस्टिंग ये सब लगा करके जनता का रुख बदलने का प्रयास करते, तो ऐसा ना हो इसलिए आचार संहिता लगा दी जाती है। दलों को मान्यता देने, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देने के लिए भी चुनाव आयोग का ही सहारा लिया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना हुआ, उन्हें चुनाव चिन्ह यानी सिंबल आवंटित करना हुआ, सारे काम चुनाव आयोग के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 17 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न बाबू, खिलाफत आंदोलन 1919 क्या था और गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया था? खिलाफत आंदोलन बेसिकली वैसे भारत का आंदोलन नहीं था, ये मुसलमानों का आंदोलन था। मुस्लिम्स जो विदेश में थे, जो खलीफा के समर्थन में उतरे थे, उनका ये आंदोलन था। लेकिन गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए इस आंदोलन को अब असहयोग आंदोलन में मिला लिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा जो थे मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, तो जो खलीफा होते थे मुसलमानों के धर्मगुरु होते थे पूरे संसार में, उनके पद को समाप्त कर दिया गया था तुर्की से। और तुर्की में जो खलीफा थे वो पूरे विश्व में मुसलमानों के धर्मगुरु माने जाते थे, उनको अंग्रेजों ने उनके पद से हटा दिया था।
अंग्रेजों के फैसले के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ कि अंग्रेज ने गलत किया है, मुसलमानों के जो धर्मगुरु है उनको उनके पद का खात्मा कर दिया गया, इसलिए मुसलमानों में आक्रोश का भाव था। नेतृत्व, भारत में अली बंधु खासकर किसका विरोध कर रहे थे? शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के नेताओं ने, शौकत अली, मोहम्मद अली सब अली बंधु हैं, तो इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। भारत में भी, दुनिया के सभी देशों में मुसलमान विरोध करने लगे अंग्रेजों का, ऐसे भारत में विरोध शुरू हो गया था। गांधी जी का रुख, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक बड़े अवसर के रूप में देखा। गांधी जी का उस समय आंदोलन चल रहा था भैया, सब आपका कौन सा? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने सोचा कि असहयोग आंदोलन चल ही रहा है मेरा, क्यों ना इसी में खिलाफत आंदोलन को भी मर्ज कर दे, ताकि भारतीय मुसलमान जो कि खलीफाओं के समर्थन में उतरे हैं, अंग्रेजों के विरोध में उतरे हैं, तो भारतीय मुसलमानों को एक करने के लिए गांधी जी ने एक बढ़िया तरीके से एक रणनीति बनाई और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को मर्ज कर दिया। और जबकि ये भारत का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन था विदेशी सत्ता, तुर्की का आंदोलन था। बेसिकली तुर्की के खलीफा को हटाया गया था और मान्यता ये थी कि तुर्की खलीफा जो है वो पूरे संसार के मुसलमानों का खलीफा था। ठीक है, ऐसे में भारत में मुसलमान लोग इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को अपने आंदोलन में शामिल कर लिया। एकीकरण, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके और हिंदू मुस्लिम एक होकर के अंग्रेजों का विरोध कर सके। ठीक है, यही काम था। अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई, स्पष्ट कीजिए। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया कि संविधान में संशोधन या बदलाव कैसे होगा, इसको लेकर के संविधान में बदलाव को ही संशोधन कहते हैं। संशोधन जो होगा ये किस कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा, वो सारा प्रोसेस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया पूरी विस्तार से समझाई गई है। साधारण बहुमत की अगर बात करें तो कुछ बदलाव संसद के साधारण बहुमत से होते जाते हैं। विशेष बहुमत मतलब जैसे कुछ होता है, कुछ संसद में जो बदलाव होता है वो नॉर्मल तरीके से 2/3 बहुमत हो जाता है, संसद में पास हो गया और बदलाव हो गया। लेकिन अधिकांश जो संशोधन होते हैं उनके लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में फिर कुछ साधारण बहुमत से हो जाते हैं, कुछ 2/3 बहुमत लगता है, और एक कोई और होता है जिसमें राज्यों की विधानसभाओं से भी पास करवाना होता है, जैसे जीएसटी वगैरह। राज्यों की सहमति, संघीय ढांचे से जुड़े बदलावों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। अगर वो जरूरी ना हो तो संविधान में बदलाव नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए जैसे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य थी, इसीलिए बहुत दिनों से लटका हुआ मामला था। जीएसटी किसने लाया था? कांग्रेस की सरकार ने इसको बनाया था, लेकिन लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, क्योंकि इसका उनको समर्थन नहीं मिल रहा था उतना, कांग्रेस पार्टी को इतना बड़े मात्रा में। ठीक है, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं से करना था ना चीजों को। चलिए अगला प्रश्न आपका आ चुका, स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य छिपे थे? स्वराज पार्टी की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, देख लीजिए। असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने से कुछ कांग्रेसी नेता असंतुष्ट थे। इसके बाद स्वराज पार्टी बनी, क्योंकि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना के बाद में जो 5 फरवरी की डेट को हुई थी 1922 में, उस घटना से गांधी जी ने आंदोलन को पीछे कर लिया था। ऐसे में कुछ नेता गांधी जी से नाराज हो गए कि भाई आपने आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? ठीक है, अंग्रेजों ने विरोध किया था इसलिए हमने उनके थाना जलाया था। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रकार से गांधी जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो संस्थापक कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने। मुख्य मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। मुख्य उद्देश्य इसका था परिषद यानी काउंसिल के भीतर प्रवेश करना और अंग्रेजों की नीतियों में बाधा डाल करके शासन को ठप करना, कि जहां से नीति बनती वहां पर घुस करके इनकी नीतियों को बंद करवाया जाए। रणनीति इसकी ये थी बेटा
कि वे बहिष्कार के बजाय भीतर से प्रतिरोध की नीति में विश्वास रखते थे ये लोग। महत्व इसका था कि इन्होंने विधायी कार्यों के माध्यम से भारतीय मांगों को प्रभावी ढंग से उठाया था, यानी ये लोग उसमें घुस करके फिर उसके बाद में अपनी मांगों को करते थे। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और उसकी नियुक्ति को समझाइए। ठीक है, राज्यपाल की बात की जाए तो उसको अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है ये किसी भी स्टेट का, ठीक है, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी केंद्र का प्रतिनिधि यानी कि राष्ट्रपति जो होता है, प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल नियुक्त करता है, जो कि राज्य पर निगरानी रखता है कि राज्य में सही तरीके से काम हो रहा है अथवा काम नहीं हो रहा है, यानी कानून सही तरीके से या मुख्यमंत्री सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। बेसिकली कह सकते हैं कि केंद्र का एक निगरानी रखने का तरीका है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का कोई समय सीमा नहीं होती कब हट सकता है, उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति का एक व्यक्ति होता है नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। हालांकि ये इसके हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक किसी भी व्यक्ति राज्यपाल बना रह सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऐसे ही राज्यपाल जो होता है वो स्टेट में होता है और वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति या हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करने के लिए जाना जाता है। विवेकाधीन शक्तियां, कुछ स्थितियों में जैसे किसी दल को बहुमत न मिलना, राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। वहां पर जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला है राज्य में, ऐसे में राज्यपाल जो होता है वो निर्णय ले सकता है कि भाई किसको सरकार बनानी, क्या क्या करना है। उदाहरण के रूप में अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 153 में किया गया है। ठीक है, अब ये तो आपके थे 20 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। अच्छा, वो केवल अति लघु उत्तरीय नहीं बल्कि लघु उत्तरीय भी थे और दीर्घ उत्तरीय भी थे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को बता करके समझा करके आपको समझाया ताकि क्लियर हो जाए। अब लघु उत्तरीय उग्रवादी यानी उदारवादी नरम पंथी और उग्रवादी यानी गर्म पंथी विचारधारा के बीच में प्रमुख अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए समझ लेते हैं बेटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती वर्षों में दो अलग अलग विचारधाराएं उभरी, जिनके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित था। 1885 से लेकर के कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक, जब तक भंग नहीं हुआ था, बंगाल विभाजन नहीं हुआ था, तब तक जो है 20 सालों तक का समय कांग्रेस के नरम पंथी विचारधारा यानी उदारवाद का समय काल रहा। 1905 से 1916 तक का जो समय काल है गर्म दल के नाम से या उग्रवादी के नाम से जाना जाता है। साधन और पद्धति में अंतर अगर देखें इन दोनों के तो काफी अंतर था। जैसे कि उदारवादी नेता जो हुआ करते थे नरम दल के नेता, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए, ये सब लोग जो थे, ये सब लोग चिट्ठी लिख करके बड़ी आसान तरीके से बात को अंग्रेजों के सामने रखते थे। प्रार्थना, याचिका और प्रतिवाद यानी कि 3Ps का सिद्धांत चलता था। पहले प्रार्थना यानी प्रे करते थे, प्रे, फिर आपके पिटीशन लगाते थे, फिर उसके बाद में फिर जो है प्रतिवाद करते थे, यानी बातचीत करते थे, संवाद करते थे। संवाद के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते थे। संवैधानिक पद्धति में विश्वास रखते थे नरम दल के नेता। इसके विपरीत जो गर्म दल के नेता थे, उग्रवादी नेता, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थन में ये लोग थे। ठीक है, ये लोग जनता का मतलब ये लोग जो स्वदेशी है उसका प्रयोग करते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे और निष्क्रिय प्रतिरोध था, यानी कोई इनका जो है उनके शासन के प्रति कोई रुख नहीं था। ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण, उदारवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है और वे केवल सुधार चाहते हैं हमारे यहाँ पर। ऐसा ब्रिटिशर्स के लिए सोच रखते थे कौन? हमारे भारतीय नरमपंथी नेता, कि भाई भारत में जो ब्रिटेन के लोग हैं वो भारत को सुधारने के लिए आए हैं, ना कि भारत को लूटने के लिए आए हैं। जबकि उग्रवादी नेता जो थे वो ब्रिटिश शासन भारत के शोषण का मूल कारण है ऐसा मानते थे। वे स्वराज को अपना अधिकार मानते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक साफ साफ कहते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये जो उदारवादी नेता है वे अपने देश को अपने पास लेने का काम करते हैं और ये लोग कहते हैं कि शासन उन्हीं के हाथ में रहने दो, लेकिन वो हमारी मांगों को स्वीकार करे, हमारी बात को माने। ठीक है, सामाजिक आधार पर अंतर देखें। उदारवादियों का आधार मुख्य रूप से शिक्षित शहरी माध्यम वर्ग था, जो पढ़ा लिखा था और शहर में रहता था व्यक्ति, वो नरमवादी मतलब नरम दल का नेता हुआ करता था। जबकि उग्रवादियों ने आम जनता और युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था, यानी गर्म दल काफी प्रभावी था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 1935 के
भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं पे जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा या वो जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, कम से कम 100 से अधिक अनुच्छेदों को या तो उसमें कुछ संशोधन किया गया है या थोड़ा बहुत बदलाव करके या हूबहू भारतीय संविधान में इसी भारतीय संविधान मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों ने बनाया था वहां से भारत संविधान में साफ साफ शामिल कर लिया गया है। उत्तर लिखेंगे, यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता, अखिल भारतीय संघ। इसमें इसमें एक संघ की स्थापना का प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के लोग शामिल थे। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी बात ये 1935 के अधिनियम में कही गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी प्रांतों को, और जिम्मेदार सरकारें बनाई जाएगी। ये बात 1935 में कही गई। केंद्र में द्वैध शासन का प्रभाव यहां से शुरू हो चुका है। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और ये केंद्र में लागू होगा। प्रांतों के बजाय अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। सुरक्षित और हस्तांतरित विषय बन चुका था। संघीय न्यायालय, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। महत्व इसका यह रहा कि इसी अधिनियम के ढांचे पर स्वतंत्र भारत के संविधान का लगभग 70% हिस्सा इसी पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारतीय संविधान बना हुआ है। यहाँ से बहुत कुछ हमने सीखा, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान के द्वारा ही आप जानते सब कुछ आप जान पाते। भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा क्यों कहा है, ये समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसके बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत ही अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपने अधिकारों को वाजिब ठहरा सकते हैं। अधिकारों की सुरक्षा, यह अधिकार अनुच्छेद 32 यह मौलिक अधिकारों या अधिकार नागरिकों को यह शक्ति देता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है सरकार के द्वारा तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है सरकार तो आप सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, केस कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। आप इसमें 5 प्रकार की रेट जारी करवा सकते हैं। वो रेट कौन कौन सी बेटा समझते हैं। रेट जारी करना, सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रेट जारी करता है लोगों के लिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस। जैसे मान लेते किसी पुलिस ने आपको बंदी बना लिया है और आपको बंदी बना करके थाने में रखा हुआ है तो आपका एक कर्तव्य है कि आप जो है अपना वकील कर लें या आप खुद ही पुलिस वाले से कह सकते हैं कि हमको 24 घंटे के अंदर भीतर 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके आप हमको न्यायालय में पेश कीजिए। ठीक है, अगर वो पुलिस अधिकारी आपको न्यायालय में पेश नहीं करता 24 घंटे तक या 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोर्ट दूर हो थोड़ा सा, वैसे आधा 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है ठीक है जाने आने में बस, तो आने जाने के समय को छोड़ करके तो न्यायालय में आप पिटीशन दायर कर सकते हैं या आपका वकील जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रेट जो है वहां से जाकर के वहां से जो जज होंगे उनसे कहेगा कि हमारे क्लाइंट को बंद किया गया है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर मतलब जो आपके नॉर्मल कोर्ट होते हैं वहां का जो जज होगा वो एक रिट जारी करेगा उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कि भाई बंदी को प्रत्यक्ष करो हमारे समक्ष, बंदी को कोर्ट में लेकर के आओ, तो कोर्ट में लेकर के जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे परमादेश होता है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा होता है। ये सब जो होते हैं ये लेख होते हैं किसी को अधिकारियों को उनके अधिकार याद दिलाने के लिए कि भाई आप इस पद पर हैं, अपने पद का सही उपयोग करें। सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या अपने से जो निम्न न्यायालय है उनके लिए रिट जारी करा जाता था कि भाई वो अपने अधिकारों की अपने अधिकारों में ही रहे। लोकतंत्र का आधार, यह राज्य की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान केवल कागजों पर न रहे बल्कि जमीन पर भी लागू हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। चौथा प्रश्न आपका आ चुका भैया, गांधी इरविन समझौता 1931 क्या था, इसके मुख्य प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। देखिए, संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए तत्कालीन वायसराय उसमें लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता करने को कहा जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसी समझौते में लोग कहते हैं कि अगर वो चाहते तो उनको फांसी नहीं होती। ठीक है, लोगों को जो हुई थी। मुख्य प्रावधान ये था इसका कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देगी, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जो हो रहा था उसमें भाग लेंगे या तैयार हो गए उसके लिए। सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी जिन्होंने हिंसा नहीं की थी।
अब जिन्होंने हिंसा की थी उन्हीं को नहीं छोड़ेगी। ये बात यहीं पर दिक्कत हो गई और गांधी जी ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि जो भाई जो फांसी हुई थी राजगुरु सुखदेव इन सभी को, भगत सिंह को, उसी के लिए दिक्कत हो गई यहाँ पर। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वयं के उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति दी गई थी। आलोचना इसकी हुई कि इस समझौते की आलोचना इस आधार पर की गई, गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ करवाने की शर्त मनवाने में सफल नहीं रहे यहाँ पर। और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में वो बोल देते भाई हम लोग को शामिल नहीं होना है, क्योंकि लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे और वहां से बार बार जो है भारत से लोगों को बुलाया जा रहा था कि भाई भारत का एक प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधि आए ताकि भारत की बातों को वहां पर बताया जा सके। ऐसे में बी आर अम्बेडकर और तमाम जिन्ना वगैरह सब पहुंचे रहते थे वहां पर, ठीक है, ये सब जाया करते थे। लेकिन गांधी जी जो थे उस समय सबसे बड़े नेता गांधी जी हुआ करते थे पूरे भारत के लीडर में, गांधी जी नहीं जाते थे। तो गांधी जब वहां पर जो मीडिया में छपता कि भाई भारत में आज ये बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन, चूंकि उससे जन सैलाब था उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और ऐसे में तो वहां से मीडिया में छपता तो वहां के जो ब्रिटेन के जो अधिकारी है, ब्रिटेन के जो लोग राजा महाराजा होते थे, उनको वो सोचते थे कि भाई जब यहाँ पे भारत का लोग दो बैठे हैं, बी आर अम्बेडकर है, ये सब बैठे, तो ये सब कहते हैं कि भाई हम जनता की तरफ से आए हैं और वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कैसे मान लिया जाए। तो कोई भी आंदोलन का सफल नहीं, मतलब कि कोई भी गोलमेज सम्मेलन का सफल नहीं होता है बिना गांधी जी के जाए। गांधी जी जाते भी है फिर भी गांधी जी वहां पर कुछ नहीं बोलते, गांधी जी चिल्ला उठाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी हो चुकी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। मतलब कि यही गांधी अरविंद समझौता में गांधी जी चाहते तो वो कहते कि भाई राजनीतिक कैदियों को, सिर्फ राजनीतिक कैदी को आप ना छोड़े, आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनकी फांसी को माफ कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने कुछ जो है, इन लोगों की फांसी माफ करने के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, इसीलिए गांधी जी के आलोचक बहुत सारे भारत में भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यही मुद्दा है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ को समझाइए। भारत में संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को देखिए, भारत में किसी भी नए कानून को बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, विधेयक को प्रस्तुत करना होता है। सबसे पहले विधेयक यानी बिल को संसद के किसी भी सदन में, चाहे आप लोकसभा में पास प्रस्तुत करें, चाहे आप राज्यसभा में, ठीक है, पेश किया था। सबसे पहले आप एक बिल बनाएंगे कि भाई ये कानून हम लाए रहे हैं, तो इसको आप पेश करेंगे, उसको देखेंगे लोग, ठीक है, 3 वाचन होगा उस पर, 3 रीडिंग्स। प्रत्येक सदन में विधेयक 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण होता है आपका प्रथम वाचन, दूसरा परिचय जिसमें होता है, दूसरा होता है द्वितीय वाचन जिसमें विस्तृत चर्चा होती है उस मुद्दे पर, और संशोधन भी अगर कुछ करने वाला होता तो उस बिल में संशोधन भी इसी द्वितीय चरण में ही हो जाता है। फिर तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन मतलब मतदान करना, यानी इसमें क्या होता है, जनता मतलब कि जो संसद में जो होते हैं सांसद लोग, वो उस पर अपना मत देते कि भाई हम इसके समर्थन में हैं, हम इसके विरोध में हैं, तो मतदान होता तीसरे में। ये पहला सदन आपका पारित हो गया। अब दूसरे सदन की चीजें जाती हैं। अब एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है, जहां इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। ठीक है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में उसका परिचय बताया जाएगा, द्वितीय वाचन में उससे विस्तार से चर्चा होगी, और तृतीय वाचन में क्या होगा, उस पर मतदान होगा। अब यहां से भी पास हो जाता है, जैसे लोकसभा में पेश किया गया था, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हो गया, अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा और वो संसद जो बिल जो होगा वो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति तीसरे नंबर पर, जब दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है, या कानून बन जाता है, यानी कानून या वो विधेयक जो होता है अधिनियम के रूप में काम करने लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे उसके बाद। अब मान लेते उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, जो विधेयक पास हुआ है तो, या फिर संविधान के खिलाफ वो है, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा उसको जांचता है, और अगर वो गलत होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देता है, शून्य कर देता है, अगर सही होता तो उसको फिर लागू करने के लिए बोल देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो जिन लगभग में सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिनको भी हमारे पीडीएफ को प्राप्त करना है 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। अगर आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर का लेना है तो 100 रुपये फीस है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस आपको अगर जमा करनी है तो आपके लिए 150 रुपये अभी ऑफर में चल रहा है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा इसी पैसे में। 150 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट यानी कि मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर, फूड न्यूट्रिशन, हाइजाइन हो, चाहे फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, सबका आपको मिल जाएगा मात्र 150 रुपये फीस में। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र 150 रुपये फीस खर्च करके आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं।
बहुत ही बारीकी के साथ मैंने यहाँ पर आपको चीजों को समझा दिया है। 9984 039 139 पर आप SMS करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 150 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स मिलेगा और सेकंड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने तक की आपकी क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको सेकंड का भी मिल जाएगा 150 रुपए में। केवल 100 रुपए में केवल फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स आपको मिलेगा और केवल सेकंड सेमेस्टर का आपको जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से तो केवल सेकंड सेमेस्टर का भी फीस 100 रुपए है। केवल फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, मां पाटेश्वरी, मां विंध्यवासिनी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, डीडीयू सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सारे विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं और सभी लोग जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। नोट्स जो मिलेगा पिछले साल के कई पेपर सॉल्व करवा करके मैं देता हूँ, उससे आप देख पाएंगे पेपर कैसे आते हैं, उनका उत्तर कैसे लिखना होता है और ऐसे रिवीजन क्लास भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। आपको बता दूं कि जो है इस नंबर पर आप जब SMS करेंगे तो आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। फीस जमा करने के लिए आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई चलाता हो ऑनलाइन माध्यम, आप उससे फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर में कोई चलाता है, आपका कोई हित मित्र चलाता है तो आप किसी से भी फीस जमा करवा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।